बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में। सबसे पहले तो हमें बेसिक फ़ीचर्स बताने चाहिए कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स होते हैं या क्या क्या ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं जिसकी बेस पे हम डायग्नोस करते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया का पेशेंट है, इसकी वजह से इसको जो है ना डिजीज़ हुई है। तो ये सबसे पहले ये क्या है कि ग्राम इंटरमीडिएट स्पीशी है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लें जो इनके मेन डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट सेल वॉल होती है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक हो गया। सेल वॉल नहीं होती तो उसकी वजह से जो पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरेंस जो होते हैं ना, जो बेसिकली सेल वॉल को जाके इफेक्ट करते हैं और किसी भी जो है ना बैक्टीरिया की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, तो वो इनफेक्टिव है। ठीक हो गया। आप पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरेंस इसके पेशेंट को नहीं दे सकते। इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है, इसकी जो कॉलोनी होती है वो एक स्पेशल मीडिया पे जो है ना ग्रो करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ईटन्स मीडिया। इस कॉलोनी के ऊपर इसकी जो कॉलोनी की शेप होती है वो होती है फ्राइड एग शेप। ठीक हो गया। सबसे पहले डायग्नोस्टिक फीचर आपके पास आ गया है। अगर आपने पेशेंट का कल्चर लिया है, उसको ईटन्स मीडिया पे ग्रो कराया और अगर फ्राइड एग शेप कॉलोनी आ गई है तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया का पेशेंट है। ठीक हो गया। इसके अलावा लंग्स के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ना रॉड शेप होते हैं, ट्रांसमिटेड बाय रिस्पायरेटरी एरोसोल। जाहिर सी बात है, इसके नाम से जाहिर है कि ये निमोनिया, मतलब ये निमोनिया काज कराता है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। ठीक हो गया। लंग्स से रिलेटेड है तो ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, ये जो रिस्पायरेटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी नेक्रोसिस कराता है, एटिपिकल निमोनिया काज कराता है। बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होता है कि सबसे पहले ये क्या काज कराता है, हमारे पास वॉकिंग निमोनिया काज कराता है। और अगर वॉकिंग निमोनिया की जो सिम्टम्स है हमारे पास, उसमें क्या आ जाता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ आ जाती है। ठीक है, हैकिंग कफ भी बोलते हैं उसको, बैड कफ भी बोलते हैं। उसके बाद सोर थ्रॉट आ जाता है, एयरेज आ जाता है, वाइटिस स्पूटम। वाइटिस स्पूटम का आप जो है ना अंडरलाइन कर लीजिएगा। वॉकिंग निमोनिया के पेशेंट में अंदर क्या होगा, एक तो जो है ना बैड कफ होगी और साथ में वाइटिस स्पूटम होगा, फीवर मलेज। अगर ये सारी सिम्टम्स जो है ना ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती तो ये वॉकिंग निमोनिया प्रोग्रेस करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटिपिकल निमोनिया के अंदर। ठीक हो गया। तो हमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया में बेसिक चीज़ मिल गई कि ये वॉकिंग निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया दोनों काज कराता है। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया है यंग एडल्ट के अंदर। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है 30 ईयर्स या 30 ईयर्स से कम की एज का और वो निमोनिया के पेशेंट डायग्नोस हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या हैं कि वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया यानी कि एटिपिकल निमोनिया से सफ़र कर रहा होगा। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस हमने देख ली कि निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया हो गया, साथ में वॉकिंग निमोनिया हो गया, उसके फीचर्स देख लिए, वाइटिस स्पूटम हो गया। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया की, मतलब लंग्स के अलावा और क्या क्या जो है ना सिम्टम्स जो है ना पेशेंट में अपेयर होती हैं या और कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कराता है। सबसे पहले दो हाईलाइटेड देख लें, ये है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी के खिलाफ। बेसिकली स्किन के जो है ना डिसऑर्डर है, उसमें जो है ना स्किन की डिस्केमेटाइजेशन हो जाती है, जो है ना स्किन उतरना शुरू हो जाती है और इस टाइप की दूसरी मैनिफेस्टेशंस। रायनाइट्स फिनोमेना है, अर्थराल्जिया है, कार्डियक एरिथमिया कराता है, हीमोलिटिक एनीमिया कराता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब ब्रेन को भी कुछ हद तक ये अफेक्ट करता है। ठीक हो गया। एक्सरे का अगर हम इस पेशेंट का एक्सरे निकलवाते हैं जो निमोनिया इसके अंदर जो है डायग्नोस हो एटिपिकल निमोनिया, तो उसके अंदर हमें जो है ना एक्सरे के अंदर पैची इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं। डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, पीसीआर कराते हैं या एलिसा कराते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा कोल्ड अग्लूटिनेशन टेस्ट, ये फॉल्सली पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर रिलाई नहीं करते, हम पीसीआर या एलिसा की तरफ जाते हैं। या तो फिर ईटन्स मीडिया के ऊपर अगर हमें फ्राइड एग शेप कॉलोनीज़ मिल जाती हैं तो हम उससे भी जो है ना वो डायग्नोस कर सकते हैं ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया के पेशेंट है। ट्रीट कैसे करते हैं इसको, मैक्रोलेट से हम ट्रीट करते हैं बेसिकली ना। मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है कि जो पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरेंस हैं वो इस पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि वो इनफेक्टिव है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसकी फ्लेक्सिबल होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कॉलोनीज़ जो होती हैं वो फ्राइड एग शेप कॉलोनीज़ होती है ईटन्स मीडिया के ऊपर। लंग्स के अंदर रॉड शेप होगा। ट्रांसमिशन कैसे, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये नेक्रोसिस कराता है एपिथेलियल सेल्स की, रिस्पायरेटरी एपिथेलियल सेल्स की। उसके अलावा डिजीज़ कौन सी कराता है, सबसे पहले वॉकिंग निमोनिया कराता है। अगर तो इसकी सिम्टम्स ट्रीट नहीं होती तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटिपिकल निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इन यंग एडल्ट्स, मतलब 30 या 30 से कम के जो एज के यंग्स हैं ना, यंग पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली जो है ना हमारे पास क्या होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस भी हमने देख ली कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, रायनाइट्स फिनोमेना है, अर्थराल्जिया, कार्डियक एरिथमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। डायग्नोसिस कैसे बनाना है, एक तो वो हमारे पास फ्राइड एग शेप कॉलोनी से बनाना है, पीसीआर और एलिसा से बनाना है। ठीक हो गया। उसके अलावा पैची इन्फिल्ट्रेट्स ऑन एक्सरे भी हम देख सकते हैं। कोल्ड अग्लूटिनेशन टेस्ट कभी कभी जो है ना हमारे पास जो है ना सही रिजल्ट भी दे देता है, लेकिन ये फॉल्सली नेगेटिव ही आ सकता है। ट्रीटेड विद मैक्रोलेट्स। थैंक यू।